गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका विज्ञान अध्यापक शुभम तिवारी, माया ज्ञानोदय संस्कार अकादमी बिरधा ललितपुर से आप सभी विद्यार्थियों का आज की इस वीडियो कक्षा में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है श्वसन प्रक्रिया। विद्यार्थियों, इसके पहले मैंने पिछले वीडियो क्लास में हमारा जो टॉपिक था वह था श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग नासाद्वार, नासागुहा, ग्रसनी, श्वासनलिका और फेफड़े। इसके बारे में हमने अध्ययन किया था और इनके कार्य क्या था इसके बारे में भी मैंने अध्ययन किया था। अब आइए ये सभी अंग मिलकर के श्वसन प्रक्रिया को किस प्रकार से संपन्न करते हैं और श्वसन प्रक्रिया में ग्रहण की गई ऑक्सीजन का हमारे शरीर में क्या उपयोग होता है और वह शरीर के अंदर पहुंचकर किस पदार्थ से क्रिया करके ऊर्जा को उत्पन्न करती है। आइए देखते हैं इस प्रक्रिया के माध्यम से श्वसन प्रक्रिया। विद्यार्थियों, श्वसन प्रक्रिया का अर्थ है सांस को लेना और श्वास को छोड़ना। यह प्रक्रिया ही श्वसन प्रक्रिया कहलाती है। अब श्वसन प्रक्रिया के दौरान जब हम अपने नासा द्वारों से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं तो ऑक्सीजन नासा द्वार के माध्यम से नासा गुहा में और नासा गुहा से फिर यहाँ ग्रसनी में, ग्रसनी से फिर श्वासनली में और श्वासनली से फिर जो श्वासनली में दो श्वसनियाँ होती हैं उनमें पहुँचती है और उनसे फिर वह फेफड़े में पहुँचती है जहाँ पर वायु कोश उपस्थित होते हैं और यह श्वसनियों से जुड़े हुए होते हैं जिससे कि श्वास के दौरान ली गई ऑक्सीजन सीधा यहाँ पर वायु कोशों में पहुँचती है, फिर आगे की क्रिया संपन्न होती है। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले श्वसन में ली गई ऑक्सीजन युक्त वायु नासाद्वार से होकर नासाद्वार में प्रवेश करती है। नासा गुहा से होते हुए वायु ग्रसनी में पहुंचती है। ग्रसनी से होते हुए श्वासनली में, जहां पर उसकी दोनों शाखाएं श्वसनी, दायी श्वसनी एवं वायु श्वसनी, जो कि फेफड़ों के दोनों फेफड़ों से जुड़ी हुई होती है। दाएं एवं वायु फेफड़ों में ऑक्सीजन पहुँचती है। अब फेफड़ों में जब ऑक्सीजन पहुंचती है तो इसका कार्य क्या होता है, आइए देखते हैं। विद्यार्थियों, फेफड़े वक्ष गुहा में स्थित होते हैं जिसे हम आधार प्रदान करने के लिए एक पेशीय परत होती है जिसको हम डायफ्राम कहते हैं। मैंने कल आपको ये बताया था, ये आप देख रहे हैं, ये जो इतना हिस्सा दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा डायफ्राम है। ये पेशीय का एक रूप है जिससे कि यह फेफड़े यहाँ पर जुड़े हुए होते हैं। डायफ्राम अंतः श्वसन के समय नीचे की ओर और उच्च श्वसन यानी जब निश्वसन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम जब निकालते हैं तो ऊपर की ओर गति करते हैं। फलस्वरूप होता क्या है कि वक्ष गुहा का जो आयतन है यानी हमारा जो वक्ष स्थल है वो फूलता है और सिकुड़ता है, फूलता है और सिकुड़ता है। तो जब आप श्वसन करेंगे, अंतः श्वसन ऑक्सीजन को अंदर लेंगे, तो अंदर लेते समय आप महसूस करेंगे कि आपका वक्ष स्थल फैलेगा और जैसे आप श्वास को छोड़ेंगे वह अंदर की ओर सिकुड़ेगा। तो क्यों? उच्च श्वसन में पसलियां अंदर की ओर गति करती हैं और डायफ्राम ऊपर की ओर अपनी पूर्व स्थिति में आ जाता है। इस तरह हम देखते हैं कि कैसे वक्षस्थल फैलता है एवं सिकुड़ता रहता है। विद्यार्थियों, जब डायफ्राम श्वसन के समय नीचे और ऊपर की ओर गति करता है, इस समय जब आयतन बढ़ जाता है वक्षस्थल का, तो जो वायु में जो फेफड़े में पहुंचती है यानी वायु कोशों में जो वायु पहुंच जाती है वो वहाँ प्रवेश कर जाती है। अब अंतः श्वसन में ली गई ऑक्सीजन कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज को कार्बन डाइऑक्साइड, इस क्रिया के बारे में अभी मैं आपसे चर्चा कर रहा था।
विद्यार्थियों, जो ऑक्सीजन हम श्वास के द्वारा हम लेते हैं वह हमारी बॉडी में उपस्थित ग्लूकोज जो कि भोजन के पोषण की क्रिया के पश्चात फलस्वरूप हमारी कोशिकाओं में उपस्थित होता है, वह ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन की क्रिया होती है। और इस रासायनिक अभिक्रिया में ग्लूकोज और ऑक्सीजन की क्रिया के दौरान इसमें ऊर्जा मुक्त होती है, जिसका हमारे शरीर के अंग उपयोग करके विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं को संपन्न करने में उसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद इस रासायनिक अभिक्रिया में एक दो पदार्थ बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ये दो पदार्थ जो है निर्गत हो जाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस निश्वासन यानी जब हम श्वास को छोड़ते हैं उस समय बाहर निकाल देते हैं। जल हमारी बॉडी से उत्सर्जित हो जाता है। तो इस प्रकार ऑक्सीजन में उपस्थित ग्लूकोज पदार्थ से ऑक्सीजन की क्रिया होने के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त हो जाती है और ऊर्जा जो प्राप्त होती है उसको अंग ग्रहण कर लेते हैं। इसलिए हम इस श्वसन को कोशिकीय श्वसन भी कहते हैं। विद्यार्थियों, अगर क्वेश्चन आए कि कोशिकीय श्वसन किसे कहते हैं या श्वसन प्रक्रिया को हम कोशिकीय श्वसन के नाम से भी जानते हैं, ऐसा क्यों, तो आप इसका उत्तर दे सकते हैं। विद्यार्थियों, अब यहाँ पर आइए तालिका के माध्यम से श्वासोच्छ्वास एवं श्वसन में अंतर। तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया क्या कहलाती है? अंतःश्वसन और निश्वसन। जब दोनों प्रक्रियाएं बारी बारी से निरंतर होती रहती हैं तो इस क्रिया को हम श्वासोच्छ्वास की क्रिया कहते हैं, यानी ब्रीदिंग कहते हैं, श्वास लेना कहते हैं। श्वसन रिस्पायरेशन क्या कहलाता है? विद्यार्थियों, यह यांत्रिक क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन अंतःश्वसित और कार्बन डाइऑक्साइड गैस उच्छ्वसित होती है। अर्थात अंतःश्वसन में ऑक्सीजन गैस को ले जाते हैं और निर्गत करते समय निश्वसन में हम कार्बन डाइऑक्साइड को निर्गत करते हैं। श्वासोच्छ्वास में यह कोशिकाओं के बाहर होने वाली प्रक्रिया है। तीसरा, यह क्रिया में ऊर्जा खर्च होती है। परंतु यही दूसरी ओर श्वसन पर आ जाएं तो एक रासायनिक अभिक्रिया है, कोशिकाओं के अंदर होती है और इस क्रिया में ऊर्जा मुक्त होती है। तो ये श्वसन और श्वासोच्छ्वास में अंतर है। इसके बाद कल पुनः आपको एक नए टॉपिक के साथ इस पाठ की समाप्ति करेंगे। जंतुओं में श्वसन और श्वसन प्रक्रिया और उनके अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं जुड़ने के लिए। आज की इस वीडियो क्लास में कल पुनः इसी समय पर आकर के मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।